हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम हमारी घटना चक्र का नेक्स्ट पार्ट देखेंगे क्लाइमेट चेंज का। दोस्तों आज के वीडियो लेक्चर में हम क्या है क्लाइमेट चेंज जलवायु परिवर्तन से संबंधित जितने भी सम्मेलन हुए हैं उनको हम देखेंगे। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपने पुराने वीडियो नहीं देखे हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इसके 8 वीडियो अब तक घटना चक्र के अपलोड हो चुके हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ उन वीडियो को भी देखिएगा। ये हमारा नेक्स्ट वीडियो होने वाला दोस्तों जलवायु परिवर्तन का। आज की वीडियो में दोस्तों हम ट्राई करेंगे कि पूरा का पूरा जो क्लाइमेट चैप्टर है उसको हम कंप्लीट कर दें, ठीक है। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की वीडियो लेक्चर की। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन दोस्तों 1992 में जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था उसके अंदर दोस्तों हमें UNFCCC हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये संयुक्त राष्ट्र के पर्यावरण और विकास सम्मेलन पर दोस्तों 1992 में हुआ था। क्या दोस्तों 1992 में जो थीम थी उसका नाम क्या था? तो संयुक्त राष्ट्र का इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट पर जो सम्मेलन हुआ था उसकी थीम हमें देखने को मिलेगी, ठीक है। और ये पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरो ब्राज़ील में हमें देखने को मिलेगा। दोस्तों UNFCCC की यदि बात करें तो इसका जो सचिवालय हमें कहाँ है, देखो इसके जो सचिवालय ने क्या है मोमेंटम फॉर चेंज क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ एक नई पहल को लॉन्च किया था। दोस्तों हमें याद रखना है कि मोमेंटम फॉर चेंज क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ ये किसने दिया? दोस्तों UNFCCC के सचिवालय ने दिया, राइट। जो जलवायु तटस्थता क्लाइमेट न्यूट्रलिटी की ओर जाने की बात करता है, ठीक है। 50 से अधिक देशों के द्वारा UNFCCC को 21 मार्च 1994 को दोस्तों इन लोग यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा प्रभावी हुआ। और वर्तमान में यदि बात करें तो लगभग 197 देशों के द्वारा इसको रेटिफाई किया जा चुका है। दोस्तों इसको क्या है 197 देशों के द्वारा रेटिफाई किया जा चुका है UNFCCC को, ठीक है। इसका नाम है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र ने जलवायु परिवर्तन को रोकने की दिशा में समय समय पर कई महत्वपूर्ण प्रयास किए। इन प्रयासों की महत्वपूर्ण उपलब्धियों की रेखा इस चित्र में दोस्तों बताना है। इसमें बताया गया है कि दोस्तों किस तरह से हमें क्लाइमेट चेंज पर अलग अलग समय अलग अलग मीटिंग देखने को मिलेगी। तो दोस्तों इसमें बताया गया है कि वर्ष 1972 में, तो वर्ष 1972 में दोस्तों क्या है एक सम्मेलन हुआ था जिसका नाम है दोस्तों स्टॉकहोम सम्मेलन। क्या दोस्तों 1992 में हुआ एक सम्मेलन जिसका नाम है दोस्तों स्टॉकहोम सम्मेलन, ठीक है, स्टॉकहोम ह्यूमन इन्वायरमेंट सम्मेलन। फिर उसके बाद दोस्तों 1989 में हुआ था पहली वैश्विक जलवायु बैठक। क्या हुई दोस्तों 1979 में पहली जलवायु वैश्विक बैठक हमें देखने को मिलेगी। उसके बाद 1988 में दोस्तों जलवायु परिवर्तन पर इंटर गवर्नमेंटल पैनल, ठीक है, ये हमें देखने को मिलेगा। तो IPCC का गठन दोस्तों कब किया गया था 1998 में, ठीक है। फिर 1990 की बात किया है दोस्तों कि 1990 में क्या है दोस्तों 1990 में IPCC ने अपनी पहली रिपोर्ट को प्रकाशित किया, ठीक है। अंतर सरकारी समझौता कमेटी की पहली बैठक हुई 1991 में। और उसके बाद दोस्तों 1992 में हमें क्या है पृथ्वी सम्मेलन जो रियो डी जेनेरो में हमें देखने को मिलेगा ये हुआ, ठीक है। और इसी में दोस्तों UNFCCC हमें देखने को मिलेगा, राइट। 1995 में पहली कॉन्फ्रेंस ऑफ पेरिस या पहली कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी होती है कहाँ पर दोस्तों बर्लिन के अंदर, ठीक है। फिर बात किया दोस्तों 1997 के अंदर, तो 1997 में दोस्तों क्योटो प्रोटोकॉल को अंगीकृत किया गया। तो 1997 में क्या दोस्तों क्योटो प्रोटोकॉल हमें देखने को मिलेगा। और इसकी पहली प्रतिबद्धता सीमा क्या दोस्तों 2008 से लेकर 2012 तक हमें देखने को मिलेगी क्योटो प्रोटोकॉल। और उसके बाद दोस्तों हमें 2001 में क्या दोस्तों मराकेश एग्रीमेंट, ठीक है, 2001 में क्या है मराकेश संधि हमें देखने को मिलेगी। क्योटो प्रोटोकॉल को क्रियान्वित करने हेतु विस्तृत नियमों का प्रावधान भी किया गया, ठीक है। अब बात करेंगे दोस्तों 2005 में क्योटो प्रोटोकॉल प्रभाव में आता। दोस्तों 2005 में क्या है क्योटो प्रोटोकॉल बन तो गया था सन 2000 में, लेकिन दोस्तों यदि बात करें तो 2001 में क्योटो प्रोटोकॉल बना, लेकिन जो इफेक्ट में आया कब ये 2005 में आया, ठीक है। अब बात करेंगे दोस्तों 2007 के बाद हम बात करेंगे बर्लिन रोड में। तो बर्लिन रोड में क्या दोस्तों 2007 में आया। फिर उसके बाद दोस्तों बाली एक्शन प्लान हमें देखने को मिलेगा। फिर 2009 में कोपेनहेगन समझौता हमें देखने को मिलता है। कोपेनहेगन समझौता दोस्तों 2009 में देखने को मिलता है। और उसके बाद दोस्तों क्या है $100 बिलियन का एक फंड 2020 तक बनाने की बात की। दोस्तों इसमें बोला गया कि जो हम $100 बिलियन क्या 2020 तक हम एकत्रित करेंगे क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए। फिर उसके बाद बात करेंगे दोस्तों 2010, तो 2010 में क्या दोस्तों कानकुन समझौता होता हुआ हमें देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पर भी कोई सिग्निफिकेंट कुछ निकल के नहीं आता। उसके बाद दोस्तों ग्रीन क्लाइमेट फंड को बनाने पर सहमति बनी। क्या है इसमें कहा गया कि हमें ग्रीन क्लाइमेट फंड बनाना चाहिए, ठीक है। फिर वर्ष 2011 में क्या होता है डरबन प्लेटफॉर्म पर
हमें देखने को मिलता है। फिर उसके बाद दोस्तों 2012 में क्या होता है, दोहा वार्ता हमें देखने को मिलती है, जिसे क्योटो प्रोटोकॉल का द्वितीय चरण कहा गया। क्या दोस्तों, क्योटो प्रोटोकॉल का द्वितीय चरण कहा गया है, ठीक है। फिर उसके बाद दोस्तों इसमें कहा गया कि जो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को वर्ष 1930 के स्तर की तुलना में 18% घटाना होगा हमें, ठीक है, ये बात कही गई। फिर 2013 में वर्षा सम्मेलन होता है, यहाँ पर यूएन रेड प्लस की संस्तुति की थी दोस्तों। 2013 में क्या है, यूएन रेड की संस्तुति हमें देखने को मिलेगी। यूएन रेड क्या है दोस्तों, फॉरेस्टेशन एंड डिग्रेडेशन से संबंधित हमें देखने को मिला कि मतलब इसमें यूएन रेड के अंदर बताया गया कि हमें वृक्षारोपण और वनों की कटाई को रोकना होगा, ठीक है, और इसकी फाइनेंसिंग की भी व्यवस्था की गई, राइट। वर्ष 2014 की यदि बात करें तो इसके अंदर लीमा वार्ता हमें देखने को मिलेगी। पेरिस बैठक के लिए पृष्ठभूमि तैयार की इसने। और उसके बाद दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमें देखने को मिलती है कि वर्ष 2015 में हमें क्या दोस्तों, पेरिस समझौता हमें देखने को मिलेगा। फिर हम बात करेंगे वर्ष 2016 की, तो इसमें मराकेश सम्मेलन होता है, फिर उसके बाद बान सम्मेलन होता है, और उसके बाद फिर कोटाविस सम्मेलन होता है, यहाँ पर कोई खास चीज़ें नहीं निकलती। फिर मैड्रिड सम्मेलन होता है, यूएनएफ ट्रिपल सी। दोस्तों ये जितने भी सम्मेलन है सबके सब यूएनएफ ट्रिपल सी के हमें देखने को मिलेगा। फिर 26वां सम्मेलन दोस्तों ग्लासगो में हमें होता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। और दोस्तों अब 27वां सम्मेलन भी हो चुका है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, कोई ज़रूरत नहीं इसको जानने की, आगे बात करते हैं। ये याद रखना दोस्तों कि 2021 में 26वां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ हुआ, ग्लासगो में हुआ। यूनाइटेड किंगडम में हमें ग्लासगो देखने को मिलेगा, ठीक है। अब बात करेंगे हरित जलवायु निधि यूएनएफ ट्रिपल सी की, जो इसके अंदर ग्रीन जलवायु निधि, इसके अंदर बोला जा रहा है कि ग्रीन क्लाइमेट फंड यूएनएफ ट्रिपल सी की रूपरेखा के अंतर्गत एक कोष बनाया जाएगा। इसकी स्थापना जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए विकासशील देशों को अनुकूलन और न्यूनीकरण, दोस्तों इसको बोलते हैं एडाप्टेशन एंड मिटिगेशन की जो प्रैक्टिसेस है उनमें सहायता करने के लिए बनाया, ठीक है। तो ग्रीन क्लाइमेट फंड बोर्ड के द्वारा इसको प्रशासित किया जाएगा, जिसके अंदर हमें 24 सदस्य देखने को मिलेंगे। तो ग्रीन क्लाइमेट फंड को ग्रीन क्लाइमेट फंड बोर्ड के द्वारा क्या है, प्रशासित किया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन की यदि बात करें, इसमें सम्मेलन होता है 2010 में, इसको बोलते हैं 2010 का जो सम्मेलन होता है COP16 कहलाता है। इसे कानकुन सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। कानकुन की यदि बात करें तो कानकुन सम्मेलन में ग्रीन क्लाइमेट फंड को प्रावधान किया गया, ठीक है। और इसके तहत 2020 तक प्रतिवर्ष $100 बिलियन मुहैया कराए जाएंगे विकासशील राष्ट्रों के जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए। सो दोस्तों ये कभी भी मूर्त रूप नहीं ले सका। क्या है, हर साल $100 बिलियन का जो वादा था कि हम प्रावधान करते हैं कि $100 बिलियन विकसित देशों के द्वारा जुटाए जाएंगे, जो कि कभी नहीं जुटाए गए, ठीक है। बात करेंगे दोस्तों 2015 की, तो 2015 की यदि हम बात करें दोस्तों, इसमें कहा गया था, पेरिस सम्मेलन के नाम से जाना जाता है इसको हम, यूएनएफ ट्रिपल सी की बैठक में कई महत्वपूर्ण इसमें निर्धारित किया गया, ठीक है। तो इसके अंदर क्या दोस्तों, कई महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया, जैसे कि यह समझौता ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को सीमित करने के लक्ष्य की बात करता है। बोलते हैं कि जो ग्रीन हाउस गैसें हैं उनको सीमित करना होगा। इसका लक्ष्य रखा गया कि सदी के अंत तक औसत वैश्विक तापमान, जो ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर है, उसको प्री इंडस्ट्रियल लेवल से 2 डिग्री या संभव हो सके तो 1.5 डिग्री से अधिक नहीं होना। सो दोस्तों पेरिस समझौते में क्या बोला गया कि हमें जो प्री इंडस्ट्रियल लेवल पर जो एवरेज टेम्परेचर था हमारा, उस एवरेज टेम्परेचर से अब हमें क्या है 1.5 डिग्री या 2 डिग्री से ज़्यादा हमें टेम्परेचर नहीं बढ़ने देना है। मतलब इसको लक्ष्य के रूप में रखा गया, ठीक है। इस सम्मेलन का महत्वपूर्ण पक्ष यह रहा कि विकसित देशों ने वैश्विक तापमान में अपनी जिम्मेदारी को स्वीकार किया। तो दोस्तों इसमें क्या रहा कि जो जितने भी डेवलप्ड कंट्री है उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि हाँ उनके द्वारा ग्लोबल वार्मिंग अधिक देखने को मिली है, और ग्लोबल वार्मिंग में उनकी हिस्सेदारी भी अधिक देखने को मिली है। देशों की सहायता के लिए उन्होंने $100 अरब जलवायु निधि जमा करने की प्रतिबद्धता भी जताई। तो दोस्तों उन्होंने कहा कि ठीक है, हम $100 अरब क्या है जलवायु निधि में हम पैसा जुटाएंगे, ठीक है। यह समझौता 4 नवंबर 2016 से प्रभावी हो गया, ठीक है। अब तक 1995 देश इसके हस्ताक्षर कर चुके हैं, ठीक है। अब बात करेंगे अर्थ आवर मतलब पृथ्वी काल। यह जलवायु परिवर्तन और पृथ्वी के बचाने की आवश्यकता के बारे में जागरूकता लाने के लिए वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर WWF वर्ल्ड वाइड फंड, क्या दोस्तों, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के द्वारा क्या दोस्तों पृथ्वी आवर है ना, अर्थ आवर आयोजित किया जाता है। ये दोस्तों क्या है, एक प्रकार का विश्वव्यापी आंदोलन देखने को मिलेगा। विश्व भर में
प्रतिवर्ष इस कार्यक्रम के दौरान मार्च माह के जो अंतिम शनिवार है उसको लगभग 8:30 से लेकर 9:30 बजे तक 1 घंटे के लिए बिजली बंद कर देते हैं। तो दोस्तों इसमें क्या है, अर्थ आवर में क्या होता है कि 1 घंटे के लिए हम सब बिजली बंद करेंगे, इसको बोला जाता है अर्थ आवर। ठीक है, हमको ध्यान देना होगा कि वर्ष 21 में पृथ्वी काल 27 मार्च को अपनाया गया था। ठीक है, जबकि 2022 में 26 मार्च को अपनाया गया था। बस इतना याद रखना दोस्तों। अर्थ आवर में क्या दोस्तों, जागरूकता फैलाने के लिए कि पृथ्वी का हम ज़्यादा से ज़्यादा दोहन कर रहे हैं, इसलिए क्या है अब हमें 1 घंटे को बिजली बंद करना है, ताकि हम क्या है दोस्तों, यदि पूरे विश्व में एक साथ 1 घंटे बिजली बंद होगी दोस्तों तो हमें पता चलेगा कि बिना बिजली के हमारा जीवन कैसा है। इसलिए दोस्तों हमें क्या है, रिसोर्सेज का सदुपयोग करना होगा। 23 सितंबर 2019 को संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्रवाई पर क्या दोस्तों हमें देखने को मिलता है। 2019 में हमें UNFCCC का, ये वो कहाँ होता है दोस्तों, इसका आयोजन न्यूयॉर्क में होता है। और ये न्यूयॉर्क कहाँ दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में हमें देखने को मिलेगी। मैनचेस्टर विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने पैसिफिक महासागर के ऊपर वायुमंडल में समुद्री जल की बूंदों का छिड़काव करके चमकीले बादल उत्पन्न किए हैं, जिससे सूर्य के प्रकाश को अधिक से अधिक परावर्तन करके वैश्विक तापमान पर नियंत्रण किया जा सकता है। सो दोस्तों ये एक टेक्नोलॉजी की बात कर रहा है, क्या है समुद्री जल की जो बूंदों का छिड़काव किया गया है, उन्होंने छिड़काव करके चमकीले बादल को उत्पन्न किया है। अब ये चमकीले बादल क्या है दोस्तों, जितनी भी सनरेज है इन बादलों से क्या दोस्तों टकराएगी और वापस चली जाएगी। तो इस तरह का प्रोग्राम या इस तरह की टेक्नोलॉजी की बात की जा रही है। इस मैनचेस्टर विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसा कारनामा किया है। अब बात करते हैं दोस्तों MCQ की, कि 50 देशों से अधिक द्वारा समर्थित समर्थित संयुक्त राष्ट्र मौसम परिवर्तन समझौता कब प्रभावी हुआ। तो जलवायु परिवर्तन का समझौता दोस्तों कब प्रभावी हुआ, तो हमको सबको पता होना चाहिए कि ये 1994 से प्रभावी हुआ। ठीक है, UNFCCC क्या दोस्तों 21 मार्च 1994 से प्रभावी होता हुआ हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, वर्ष 2015 में पेरिस में UNFCCC की बैठक में हुए समझौतों के संदर्भ में हमें बताना निम्नलिखित में से कौन से सही हैं। इस समझौते पर UN के सभी सदस्यों ने हस्ताक्षर किए हैं, 2017 तक लागू होगा। सो दोस्तों हमें यहाँ पॉइंट कान खड़े होना चाहिए कि क्या सभी के सभी सदस्यों ने इस पर साइन किए हैं और ये वर्ष 2017 से लागू होगा, क्या ऐसा हमें देखने को मिलेगा। यह समझौता ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को सीमित करने का लक्ष्य रखता है, जिससे इस सदी के अंत तक औसत टेम्परेचर हमें क्या दोस्तों प्री इंडस्ट्रियल से हमें 1.5 डिग्री और 2 डिग्री इससे अधिक न हो पाए। तो यस दोस्तों ये बात तो बिल्कुल सही देखने को मिल रही है कि हमारा जो टारगेट है 2 डिग्री से 1.5 डिग्री का। ठीक है, विकसित देशों ने तापमान में अपनी ऐतिहासिक प्रतिबद्धता को स्वीकार किया है। यह स्वीकार किया जलवायु परिवर्तन का सामना करने के लिए इन देशों ने 2020 से प्रतिवर्ष 1000 अरब डॉलर, तो दोस्तों हमने पीछे पढ़ा है कि 1000 अरब डॉलर नहीं 100 अरब, क्या दोस्तों मात्र 100 अरब डॉलर की बात हमें देखने को मिलेगी। इसका मतलब दोस्तों तीसरा गलत है, इसका मतलब ओनली 2 हमें सही देखने को मिल रहा है। क्या दोस्तों हमें ओनली 2 करेक्ट देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो पहला भी गलत है क्या, तो यस दोस्तों हमने देखा कि सभी के सभी, इसमें जो बोला गया कि सभी हमें नहीं देखने को मिलेगा, ना तो सभी और ना ही 2017, तो ये दोनों ही हमें देखने को मिलेगा। तो ये दोस्तों UPSC में पूछा गया क्वेश्चन हमें देखने को मिलेगा। तो दोस्तों हमें यहाँ से एक बात याद रखनी होगी कि UPSC के जो अधिकांश क्वेश्चन हैं जो ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के होते हैं, उनमें एक स्टेटमेंट हमेशा रॉन्ग हमें देखने को मिलेगी, 1 या 2, मतलब ऑल 3 करेक्ट हमें नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन दोस्तों COP21 होता है। तो ये COP21 हमें कहाँ देखने को मिलता है, तो ये COP21 दोस्तों हमें पेरिस में देखने को मिलता है। ठीक है, तो पेरिस में 2015 में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, और ये पेरिस कहाँ दोस्तों, ये पेरिस है फ्रांस की राजधानी। ठीक है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन UNFCCC का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका गठन कब हुआ, तो 1972 गलत है, 1992 गलत है। ठीक है, लेकिन इसमें 1994 दिया नहीं गया था, इसका मतलब दोस्तों हमारा बी आंसर सही होगा। तो ये क्या दोस्तों रियो डी जेनेरो 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ पर्यावरण और विकास सम्मेलन डेवलपमेंट में किया। तो ये दोस्तों बी हमें देखने को मिलेगा आंसर। ठीक है, तो ये UPSC 2010 में क्वेश्चन पूछा गया, राइट। तो ये दोस्तों UNFCCC एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसका गठन क्या दोस्तों रियो डी जेनेरो में वर्ष 1992 में जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था उसमें क्या है दोस्तों पर्यावरण और विकास सम्मेलन आयोजित किया गया था। तो दोस्तों पृथ्वी सम्मेलन की थीम क्या थी, इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट। ठीक है,
तो यहीं से दोस्तों क्या है, पृथ्वी सम्मेलन से ही UNFCCC, UNCVD, UNCCD ये सब क्या है, इसी सम्मेलन से निकलते हुए हमें देखने को मिलेंगे, राइट। अब बात की आई दोस्तों मोमेंटम फॉर चेंज, मोमेंटम फॉर चेंज क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ। क्या दोस्तों ये किसने, यह किसके द्वारा पहल की गई है, तो दोस्तों बताना। तो मोमेंटम फॉर चेंज एंड क्लाइमेट न्यूट्रल, तो दोस्तों जलवायु परिवर्तन के लिए हमें क्या है, हमारा UNFCCC देखने को मिलेगा। तो ये क्या दोस्तों, UNFCCC सचिवालय हमें देखने को मिलेगा। और ये क्वेश्चन है दोस्तों UPSC 2018 का, ठीक है। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का कौन सा जलवायु परिवर्तन पर कौन सा कन्वेंशन हमें देखने को मिलेगा, तो दोस्तों ये है, बताना है जीवाश्म ईंधनों के उपयोग पर कमी, कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में कमी, यूरेनियम में कमी और ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी। से दोस्तों हमारा ये UNFCCC है, ये क्या दोस्तों ग्रीन हाउस गैसों के जो उत्सर्जन है उनमें कमी की बात करता है, राइट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन हरित जलवायु कोष ग्रीन क्लाइमेट फंड के लिए सही नहीं है, मतलब दोस्तों हमें बताना है कि ग्रीन क्लाइमेट फंड के बारे में कौन सा रॉन्ग है, ठीक है। इसकी स्थापना डरबन में आयोजित जलवायु परिवर्तन सभा में हुई थी। इसकी स्थापना यह विकासशील देशों के कार्यक्रमों और नीतियों का समर्थन करेगा, यस बिल्कुल करेगा। विकासशील देश, विकसित देश इसके लिए कोष प्रदान करेंगे, यस बिल्कुल सही है। ये कोष 2014 से कार्य करना प्रारंभ करेगा, तो ये दोस्तों गलत है, 2014 से हमें नहीं 2020 से देखने को मिलेगा। लेकिन इसमें क्या दोस्तों बता रहा कौन सा गलत है, सही नहीं है। तो ये बता रहा है कि डरबन मतलब 2017, मतलब ये भी सही बता रहा है कि 2014 से होगा, तो इसका मतलब ये भी सही है। तो फिर देख लेते हैं। तो दोस्तों जलवायु परिवर्तन को कानकुन सम्मेलन होता है, कानकुन कहाँ है दोस्तों, मेक्सिको में, ठीक है। तो पहला क्या है दोस्तों, इसका आंसर क्या था, कानकुन ना कि डरबन। ग्रीन क्लाइमेट फंड का दोस्तों इसमें 2020 तक क्या है, विकसित देश $100 बिलियन मुहैया कराएंगे। सो दोस्तों इसमें 2020 की बात की है, लेकिन यह कोष 2014 से कार्य करना प्रारंभ करेगा। सो दोस्तों और इसने बोला कि विकसित राष्ट्र 2020 तक इतने $1 बिलियन का मुहैया कराएंगे। एक्सक्यूज़ मी दोस्तों, नेक्स्ट पढ़ते हैं दोस्तों। इसमें बात की जा रही है जलवायु हरित जलवायु निधि ग्रीन क्लाइमेट फंड की बात की जा रही है दोस्तों। यहाँ पर भी यह विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन का सामना करने हेतु अनुकूलन और न्यूनीकरण पद्धतियों में सहायता देने से बनी है, तो यस दोस्तों बिल्कुल सही बात है। UNDP, OECD, एशिया विकास बैंक, विश्व बैंक के तत्वाधान में, तो दोस्तों इतने सारे बैंकों के तत्वाधान में हमें नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। तो हमारा पहला आंसर ही सही देखने को मिलेगा। अब ये क्वेश्चन भी दोस्तों किसका है, UPSC में पूछा गया क्वेश्चन हमें देखने को मिलेगा। पृथ्वी काल की बात की जा रही है दोस्तों, अर्थ आवर की बात की जा रही है, ठीक है। यह UNEP यूनेस्को का कार्यक्रम है, तो दोस्तों गलत बात है। अर्थ आवर जो है दोस्तों वर्ल्ड वाइड फंड WWF का कार्यक्रम हमें देखने को मिलेगा। तो पहला क्या है हमारा रॉन्ग देखने को मिलेगा। यह एक आंदोलन है जिसमें प्रतिभागी प्रतिवर्ष एक निश्चित दिन एवं घंटे के लिए बिजली बंद करते हैं, तो यस दोस्तों बिल्कुल सही देखने को मिलेगा। यह जलवायु परिवर्तन और पृथ्वी को बचाने की आवश्यकता के बारे में जागरूकता का आंदोलन है, तो यस दोस्तों ये बात भी बिल्कुल सही देखने को मिलेगी। तो आंसर हमारा देखने को मिलेगा 2 और 3, ये दोस्तों पूछा गया UPSC में क्वेश्चन, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्यक्रम सम्मेलन 2019 का आयोजन कहाँ किया गया था दोस्तों, UNFCCC का 2019 में जो किया गया था उसका आयोजन कहाँ किया गया था, तो दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए ये कहाँ, न्यूयॉर्क में किया गया था, ठीक है। मैनचेस्टर विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने हाल ही में भू अभियंत्रण के द्वारा पैसिफिक महासागर के ऊपर चमकीले बादल उत्पन्न करके ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ने से रोकने का सुझाव दिया है। इसकी पूर्ति के लिए वातावरण में किस चीज़ का छिड़काव किया जाता है, तो दोस्तों इसमें बोला जा रहा है सिल्वर नाइट्रेट। दोस्तों ये क्या है, समुद्री जल, तो जो समुद्री जल का छिड़काव करके क्या दोस्तों चमकीले बादल बनाने की बात की जा रही है। दोस्तों इसका आंसर है समुद्री जल, ठीक है। अब दोस्तों बात करना है क्योटो प्रोटोकॉल तथा अन्य प्रोटोकॉल व संधियां, ठीक है। क्योटो प्रोटोकॉल क्या दोस्तों, एक अंतर सरकारी समझौता हमें देखने को मिलेगा, एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता हमें देखने को मिलेगा क्योटो प्रोटोकॉल, जो कि UNFCCC के तत्वाधान में
बना, ठीक है। ये ग्रीन हाउस गैसेस के निकास को कम करने से संबंधित हमें देखने को मिलेगा, न कि ग्रीन हाउस गैसों से। तो इसमें बोला गया ये ग्रीन हाउस गैसों का जो निकास है उसको निकल रहे हैं उसको कम करना होगा हमें, ठीक है। क्योटो प्रोटोकॉल ग्रीन हाउस गैसों से संबंधित हमें देखने को मिलेगा। जापान के क्योटो शहर में दिसंबर 1997 को यूएनएफसीसीसी का जो सम्मेलन हुआ था, तीसरा सम्मेलन, उसमें क्योटो प्रोटोकॉल को स्वीकार किया गया, ठीक है। और यह प्रोटोकॉल क्या फरवरी 2005 से हमें लागू होता हुआ दिखाई देगा। क्योटो प्रोटोकॉल ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को 1990 के स्तर से लाने की बात की है। तो दोस्तों इसमें बोला जा रहा है कि हमारी जो ग्रीन हाउस गैसेस का जो लेवल होना चाहिए वो जो 1990 में था वही लेवल होना चाहिए। क्योटो प्रोटोकॉल समझौते के अनुसार अधिक ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन करने वाले देशों में वर्ष 2008 से लेकर 2012 तक 5% की कटौती करने का प्रावधान किया गया था। तो दोस्तों इसने बोला कि जो लोग भी ग्रीन हाउस गैसेस उत्सर्जन करते हैं उनको 2008 से लेकर 2005 तक मतलब 5% की कटौती करने की बात की थी, ठीक है। क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, तो क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म क्या है, यूएनएफसीसीसी के अंदर ही दोस्तों बना गया है एक मैकेनिज्म है। ये क्योटो प्रोटोकॉल की धारा 12 के अंतर्गत हमें देखने को मिलेगा। तो ये यूएनएफसीसीसी के क्योटो प्रोटोकॉल की धारा 12 के अंतर हमें देखने को मिलेगा क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। इसके तहत दोस्तों देशों की सूची बनाई गई है, एनेक्स 1 के देश, एनेक्स 2 के देश, एनेक्स 3 के देश, है ना। तो एनेक्स 1 के अंदर क्या दोस्तों के विकसित देश गैर एनेक्स देशों को क्या है दोस्तों, गैर एनेक्स देशों को क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म हेतु परियोजनाओं का क्रियान्वयन हेतु कार्बन क्रेडिट प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें बताया जा रहा है दोस्तों कि जो भी विकसित देश है, विकासशील देशों को उससे क्या है कार्बन क्रेडिट प्राप्त कर सकते हैं। कार्बन क्रेडिट का उपयोग विकसित देश अपनी राष्ट्रीय उत्सर्जन प्रतिबद्धताओं में हुई कमी को पूरा करने का कर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें बताया जा रहा है कि यदि कोई भी विकसित देश कार्बन क्रेडिट प्राप्त करता है तो इससे क्या है दोस्तों उनको कुछ उत्सर्जन करने हेतु तो छूट दी जा सकती है। परियोजना में एनेक्स 1 के देशों के द्वारा कार्यान्वित की जा रही है, परंतु इसमें बोला जा रहा है कि जो ये परियोजना जितनी भी हमारा प्रोजेक्ट्स हैं एनेक्स 1 के देशों के द्वारा क्रियान्वित की जाती हैं, परंतु इन परियोजनाओं को गैर एनेक्स विकासशील देशों में क्रियान्वित किया जाता है। सो दोस्तों इसमें बताया जा रहा है कि अब जो भी प्रोजेक्ट चलाओगे वो क्या है दोस्तों विकासशील देशों में अपने प्रोजेक्ट चलाओगे, राइट। इस प्रकार इस परियोजना का संबंध दोनों ही प्रकार के देशों से हमें देखने को मिलेगा। सो दोस्तों इसको क्या है दोस्तों एक बार देख लेते हैं। यूएनएफसीसीसी बात की रही दोस्तों, इसी के अंदर क्योटो प्रोटोकॉल है, फिर इसकी धारा 12 है। अब इस धारा 12 के अंदर ही दोस्तों हमें क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म देखने को मिलेगा। अब एनेक्स 1 के देश देखने को मिलेंगे। एनेक्स 1 के देश क्या है दोस्तों क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म के तहत परियोजनाओं में पूंजी लगाएंगे और कहाँ पर लगाएंगे विकसित देशों में, और उनको एक कार्बन क्रेडिट मिलेगा। अब इस कार्बन क्रेडिट का उपयोग दोस्तों वे अपने देश के अंदर क्या है डेवलपमेंट रिलेटेड काम कर सकते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल के तहत पर्यावरण में कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए कार्बन क्रेडिट की जो प्रणाली है उसको लागू की गई है। इस प्रणाली के तहत देश में उपलब्ध उद्योगों के अनुसार उस देश के द्वारा किए जाने वाले अधिकतम कार्बन उत्सर्जन के निर्धारण किया जाता है, ठीक है। यदि किसी देश या समूह के उसके निर्धारित अधिकतम कार्बन उत्सर्जन में से प्रति मीट्रिक टन की कटौती करने पर एक कार्बन क्रेडिट प्रदान किया जाता है। सो दोस्तों इसमें बताया जा रहा है कि एक कार्बन क्रेडिट कैसे प्रदान किया जाएगा। इसमें बोला जा रहा है कि जो निर्धारित अधिकतम कार्बन उत्सर्जन है उससे प्रति मीट्रिक टन मतलब प्रति मीट्रिक टन कटौती करने पर एक कार्बन क्रेडिट दिया जाएगा। तो ये दोस्तों इंपॉर्टेंट रूप से याद रखना है कि प्रति मीट्रिक टन की कटौती, कार्बन की प्रति मीट्रिक टन की कटौती पर आपको एक कार्बन क्रेडिट मिलेगा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कार्बन क्रेडिट का क्रय विक्रय करके वर्तमान बाजार मूल्य के अनुसार किया जा सकता है। सो दोस्तों इसमें बताया जा रहा है कि जो कार्बन क्रेडिट है उसको हम क्रय विक्रय भी कर सकते हैं। तो क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म की यदि बात करें दोस्तों, जो क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म है इसमें ग्लोबल वार्मिंग में कमी लाने के लिए ग्रीन हाउस उत्सर्जन को नियंत्रित करने वाली प्रणाली हमें देखने को मिलेगा जो क्योटो प्रोटोकॉल के तहत सामने हमें आई है। तो दोस्तों क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म क्या है क्योटो प्रोटोकॉल से निकली हुई हमें देखने को मिलेगी। इसके अंतर्गत वनीकरण, कार्बन सिंक, अन्य देशों में कार्बन न्यूनीकरण की परियोजनाएं भी आती है। तो दोस्तों इसमें बताया जा रहा है कि इस क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म के माध्यम से दोस्तों हम क्या है वृक्षारोपण करेंगे, ठीक है, कार्बन सिंक बनाने वाली सारी गतिविधियां करेंगे और अन्य देशों में जो कार्बन न्यूनीकरण के कार्यक्रम है वहाँ पर हम
कार्बन न्यूनीकरण के परियोजनाएं को चलाएंगे। तो इस तरह से क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म काम करता है, ठीक है। यह वैश्विक तापमान को कम करने में सहायक होगा और इस प्रणाली के तहत विकसित देश विकासशील देशों में कार्बन उत्सर्जन को कम करने वाली परियोजनाओं को में क्या है पूंजी लगाकर कार्बन क्रेडिट प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें बताया जा रहा है कि जो भी विकसित देश है विकासशील देशों के अंदर परियोजनाएं लागू करेंगे और उन परियोजनाओं से क्या है वे कार्बन क्रेडिट प्राप्त करेंगे। CO2 उत्सर्जन एवं भूमंडलीय तापन के नियंत्रण के लिए कार्बन ट्रेडिंग की प्रोत्साहन की बात अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर की जाए। दोस्तों इसमें बताया कि जो कार्बन क्रेडिट आप प्राप्त करोगे उसकी कार्बन ट्रेडिंग करेंगे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर। UNFCCC की यदि बात करें दोस्तों, तो UNFCCC के क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म का संचालन विकासशील देशों को विकसित देशों से निधियां मतलब फंड उपलब्ध कराने हेतु किया गया है। सो दोस्तों इसमें बताया गया है कि जो क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म है हमारा, इसके माध्यम से क्या है दोस्तों, विकसित देशों के द्वारा विकासशील देशों में क्या है पैसा धन निवेश किया जाएगा, ठीक है, ताकि क्या है वे टेक्नोलॉजी अपनाकर ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन कम कर सके। कौन? विकासशील देश, ठीक है। अब दोस्तों नेक्स्ट हम बात करेंगे सर्टिफाइड इमिशन रिडक्शन। ये दोस्तों सर्टिफाइड इमिशन रिडक्शन क्या है? CDM के अंतर्गत आने वाली व्यापारिक इकाई है। क्या है दोस्तों? सर्टिफाइड इमिशन रिडक्शन क्या है दोस्तों? क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म के अंतर्गत ही आने वाली एक व्यापारिक इकाई हमें देखने को मिलेगी। एक CER यूनिट की यदि बात करें तो वह 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को घटाने से प्राप्त की जाती है। सो दोस्तों इसमें बोला जाए कि यदि जब आप 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड घटाओगे तब आपको 1 CER मतलब एक सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शन आपको मिलेगा, एक यूनिट उसकी मिलेगी, ठीक है। यह वनीकरण इत्यादि के द्वारा प्राप्त की जा सकती है, ठीक है। कार्बन कर। अब दोस्तों नेक्स्ट बात कह रही है कार्बन टैक्स के बारे में। उन ऊर्जा स्रोतों पर कार्बन टैक्स लगाया जाता है जो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड को बढ़ाने का काम करते हैं। यह प्रदूषण कर या पॉल्यूशन टैक्स के उदाहरण के रूप में हमें देखने को मिलेगा। यहाँ पर स्वीडन, फिनलैंड, नीदरलैंड, नॉर्वे आदि देश कार्बन टैक्स लगा चुके हैं। दोस्तों इसमें बताया जा रहा है कि जो स्वीडन है, फिनलैंड है, नीदरलैंड है, नॉर्वे है, ये कार्बन टैक्स लगा चुके हैं। किंतु वर्ष 2005 में पहली बार न्यूजीलैंड ने भूमंडलीय मतलब ग्लोबल वार्मिंग के प्रतिकरण हेतु कार्बन टैक्स लगाने का प्रस्ताव रखा था। तो दोस्तों सबसे पहले प्रस्ताव किसने रखा था? न्यूजीलैंड ने ग्लोबल वार्मिंग को निपटने के लिए कार्बन टैक्स का प्रस्ताव रखा था। तो ये याद रखना, न्यूजीलैंड। फरवरी 2018 में सिंगापुर सरकार ने घोषणा की कि वह ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कटौती करने के लिए 2019 से कार्बन टैक्स लागू करेगा। तो दोस्तों सिंगापुर ने भी क्या कहा है कि 2019 से वह कार्बन टैक्स लागू करेगा। प्रतिवर्ष की यदि बात करें तो यह 25,000 टन या अधिक ग्रीन हाउस गैस उत्पादन वाले व्यापारिक क्षेत्रों में सभी सुविधाएं कार्बन टैक्स के अधीन होगी। तो ये दोस्तों बताया जा रहा है कि जो 25,000 टन या इससे ज़्यादा यदि किसी इंडस्ट्री या किसी व्यापारिक क्षेत्र के द्वारा ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन होगा तो उनके ऊपर कार्बन टैक्स लगेगा। वैश्विक तापमान ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल की बात किया दोस्तों कि ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल क्या है, तो उस गैस के अणुओं की दक्षता एवं उस गैस के वायुमंडलीय जीवन काल पर निर्भर करता है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड का वायुमंडलीय जीवन काल क्या है, परिवर्तनीय हमें देखने को मिलेगा, जबकि सभी समय अवधि के दौरान इसका वैश्विक तापन विभव मतलब ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल एक पाया जाता है। मीथेन का 20 वर्ष के दौरान ग्लोबल वार्मिंग विभव 72 पाया जाता है। अतः कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में मीथेन ग्रीन हाउस गैस सबसे ज़्यादा हानिकारक देखने को मिलेगी। सो दोस्तों ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल के बारे में ये बात को हमें ध्यान रखना है कि जो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है वो इस बात की ओर इंगित करता है कि कोई भी गैस वायुमंडल में कितने समय तक रहेगी और वह अपनी उपस्थिति से कितना ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव वायुमंडल पर डाल रही है, उसको बोलते हैं क्या है, ग्लोबल वार्मिंग। क्या दोस्तों? ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल ऑफ द गैस, उस गैस की, ठीक है। मानव गतिविधियों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष आलंबन प्रदान करने में ग्रीन हाउस गैसों की कुल मात्रा को कार्बन पद चिन्ह कहते हैं। तो दोस्तों इसमें बताया जा रहा है कि जो कार्बन फुटप्रिंट किसको कहा जाता है, तो इसमें बताया जा रहा है दोस्तों कि जो कार्बन फुटप्रिंट है हमारा जो मानव गतिविधियों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष
आलंबन प्रदान करने के लिए ग्रीन हाउस गैसेस की कुल मात्रा को कार्बन पद चिन्ह कहा जा रहा है। दोस्तों इसमें बताया जा रहा है कि जितनी भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ है उसके माध्यम से जितनी भी कुल ग्रीन हाउस गैसेस निकल रही है उसको क्या है, कार्बन पद चिन्ह के नाम से जाना जा रहा है। ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल, ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल क्या दोस्तों, वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट था वर्ल्ड बिजनेस काउंसिल ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट के द्वारा दिया गया। सो दोस्तों इसमें बताया जा रहा है कि जो ग्रीन हाउस प्रोटोकॉल है, ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल, ये WRI और WBCSD मतलब बिजनेस वर्ल्ड बिजनेस काउंसिल ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, वर्ल्ड बिजनेस काउंसिल ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट के द्वारा दिया गया है क्या, ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल। तो याद रखना दोस्तों, ये पूछा जा सकता है कि जो ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल है वो वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट और वर्ल्ड बिजनेस काउंसिल ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट के द्वारा दिया गया है। ये सरकार एवं व्यवसाय के नेतृत्व, ये सरकार एवं व्यवसाय को क्या है, नेतृत्व प्रदान करने वाले व्यक्तियों के लिए ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को समझने के लिए, उसके परिणाम को निर्धारित करने के लिए तथा ग्रीन हाउस गैसों के प्रबंधन के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय लेखाकरण साधन है। तो दोस्तों ये क्या है दोस्तों, एक प्रकार का लेखाकरण, एक ऑडिटिंग मैकेनिज्म हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो जो ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल है ये क्या दोस्तों, एक प्रकार का लेखाकरण साधन है WRI और वर्ल्ड बिजनेस के द्वारा। ठीक है, वर्ल्ड बिजनेस काउंसिल फॉर रिसोर्स, क्या है दोस्तों इसका नाम क्या था, वर्ल्ड बिजनेस काउंसिल फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, तो वर्ल्ड बिजनेस काउंसिल एक बार पढ़ लेते हैं फिर से, वर्ल्ड बिजनेस काउंसिल ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, वर्ल्ड बिजनेस काउंसिल ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इन्होंने क्या दोस्तों, ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल बनाया है और ये एक अंतर्राष्ट्रीय लेखाकरण साधन हमें देखने को मिलेगा। ये ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन, ठीक है, उसका उत्सर्जन, उसका प्रबंधन और प्रतिवेदन हेतु मानकों को निर्धारित करता है। वन कार्बन की भागीदारी सुविधा, इसे बोला है कि फॉरेस्ट कार्बन पार्टनरशिप फैसिलिटी विश्व बैंक के एक कार्यक्रम है। सो दोस्तों ये भी हमें इंपॉर्टेंट रूप से याद रखना है कि जो फॉरेस्ट कार्बन पार्टनरशिप फैसिलिटी, ठीक है, ये विश्व बैंक का एक कार्यक्रम है जो 2018 में प्रारंभ किया गया। ये सरकारों, व्यवसाय, नागरिक समाज एवं स्वदेशी जनों की एक वैश्विक भागीदारी हमें देखने को मिलेगी। यह सृजन, इसका सृजन वनोन्मूलन एवं वन निम्नीकरण के फलस्वरूप होने वाले उत्सर्जन को कम करने हेतु विकासशील देशों की सहायता करने के उद्देश्य से किया गया। तो दोस्तों हमें याद रखना है कि वृक्षों की कटाई और वनोन्मूलन जो कर रहे हैं इसके कारण क्या दोस्तों, जो नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई करने के लिए वन कार्बन पार्टनरशिप सुविधा लाई गई है ताकि लोग अधिक से अधिक वृक्षारोपण करेंगे, अधिक से अधिक फॉरेस्ट कवर को बनाए रखेंगे। यह सुविधा विकासशील देशों को उनके इन प्रयासों में सहायता हेतु वित्तीय एवं तकनीकी मदद करती है। तो दोस्तों हमें याद रखना है कि इस प्रयास से क्या दोस्तों, वित्तीय एवं तकनीकी सहायता दिया जाएगा वर्ल्ड बैंक के द्वारा। ठीक है, परंतु यह सुविधा विश्वविद्यालयों, व्यक्तियों और संस्थाओं को वित्तीय मदद नहीं करेगा। ठीक है, बायोकार्बन फंड इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप। तो दोस्तों ये क्या है दोस्तों, ये एक बहुपक्षीय कोष है जिसका प्रबंधन विश्व बैंक के द्वारा किया जाता है। तो ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट हमें देखने को मिलेगा कि बायोकार्बन फंड इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप, तो ये भी क्या दोस्तों हमें देखने को मिलेगा और ये भी क्या दोस्तों वर्ल्ड बैंक के द्वारा इसका प्रबंधन किया जाता है। राइट, इस फंड हेतु नॉर्वे ने अधिकतम $135 मिलियन, यूके ने $120 मिलियन और अमेरिका ने $25 मिलियन की प्रतिबद्धता व्यक्त की। अभी सिर्फ प्रतिबद्धता क्या दोस्तों व्यक्त की है। ठीक है, यह कोष स्थलीय क्षेत्र मतलब लैंड सेक्टर से ग्रीन हाउस गैस में उत्सर्जन को कमी लाने के लिए बात करता है। सो दोस्तों इसमें बताया गया है कि इस इनिशिएटिव के माध्यम से क्या है, जो भी हमारा भूमंडल के जो पृथ्वी है उसका जो लैंड एरिया है वहाँ पर उससे जो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन हो रहा है उसमें कमी लाने का काम करेंगे इस इनिशिएटिव के माध्यम से। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों कार्टाजेना प्रोटोकॉल। ठीक है, अब बात करेंगे दोस्तों क्या है कार्टाजेना प्रोटोकॉल के बारे में कि हमारा कार्टाजेना प्रोटोकॉल क्या है। तो कार्टाजेना प्रोटोकॉल क्या है, ये जैव विविधता है ना, कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी CBD का पूरक प्रोटोकॉल हमें देखने को मिलेगा जो जैव प्रौद्योगिकी के द्वारा उत्पन्न जीवित जंतु, जितने भी जीवित जंतु हैं, संशोधित जीवो लिविंग मॉडिफाइड और
ऑर्गेनिज्म क्या है, लाइव मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म या लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म के द्वारा उत्पन्न संभावित खतरों से जैव विविधता की रक्षा करना है। तो दोस्तों इसमें कुल मिला के ये है कि जितने भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है, यदि हम उनका टेक्नोलॉजिकली क्या है उनका लाभ करते हैं या उसके ऊपर कोई टेक्नोलॉजी शोध करते हैं, तो उसके द्वारा क्या है किस प्रकार के प्रोज एंड कॉन्स हमें देखने को मिलेगा, उससे संबंधित हमारा कार्टाजाना प्रोटोकॉल देखने को मिलेगा, राइट। 29 जनवरी 2000 को इसको अंगीकृत किया गया कार्टाजेना प्रोटोकॉल को, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हम 2003 से क्या दोस्तों कार्टाजेना प्रोटोकॉल हमें प्रभाव में आता हुआ दिखाई देगा। उसके बाद दोस्तों CBDV कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का ही हमें एक नगोया प्रोटोकॉल देखने को मिलेगा, ठीक है। इसी बात करेंगे तो ये 2014 में आया, ठीक है, और ये भी CBD का पूरक हमें देखने को मिलेगा। इसका है जेनेटिक रिसोर्स, जितने भी हमारे जेनेटिक रिसोर्स में जितने भी हमारे आनुवांशिक साधन हैं दोस्तों उनसे संबंधित है, तो उनको प्राप्त करना और उनसे मिलने वाले लाभों के लिए समुचित और निष्पक्ष बंटवारे की बात की जा रही है दोस्तों। तो जितने भी हमारा जेनेटिक रिसोर्स है दोस्तों उसका लाभ और उसका बेहतर बंटवारा इससे संबंधित हमें देखने को मिलेगा नगोया प्रोटोकॉल, और लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म के लिए हमें कार्टाजेना प्रोटोकॉल देखने को मिलेगा, ठीक है। ठीक है, भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन संधि, तो दोस्तों एक ही हमें देखने को मिलेगा ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस, ये यूरोपीय संघ के द्वारा विकसित किया गया है, ठीक है। ये बस इतना याद रखना 2007 में बनी है, और इसकी शुरुआत 4 देशों ने की थी प्रारंभ में। अब इसमें 38 देश और 8 क्षेत्र हमें देखने को मिलेगा। इसका लक्ष्य क्या है, विकासशील देशों को उनकी विकास रणनीतियों और बजटों में जलवायु परिवर्तन एकीकरण करके तकनीकी और वित्तीय सहायता देना। तो दोस्तों इसका भी क्या है कि तकनीकी और वित्तीय सहायता देंगे किसको, विकासशील देशों को, ठीक है। ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस क्या है, ओवरऑल का जो उद्देश्य है क्या है वो यूरोपीय संघ और गरीब देशों के मध्य एक नई संधि बनाना है, ठीक है। और इसका समन्वय क्या दोस्तों, यूरोपीय यूनियन जो यूरोपीय कमीशन है इसके द्वारा इसका समन्वय किया जाता है, राइट। अब दोस्तों हम देखेंगे कि इसके अंदर कौन कौन से MCQ हमें देखने को मिलेंगे। तो क्योटो प्रोटोकॉल निम्नलिखित में से संबंधित, तो क्योटो प्रोटोकॉल की यदि बात करेंगे तो ये जलवायु परिवर्तन से संबंधित हमें देखने को मिलेगा। और क्योटो प्रोटोकॉल दोस्तों क्या है, UNFCCC के तत्वाधान में हमें देखने को मिलेगा। क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित है, तो क्योटो प्रोटोकॉल क्या दोस्तों, जलवायु परिवर्तन से संबंधित हमें देखने को मिलेगा। क्योटो प्रोटोकॉल पर जो उप संधि 2005 में लागू हुई। क्योटो उपसंधि मुख्यतः क्योटो प्रोटोकॉल क्या है, ओजोन परत की क्षरण से है, तो दोस्तों गलत बात है। क्योटो प्रोटोकॉल ओजोन से संबंधित नहीं है। मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में ग्रीन हाउस गैस सर्वाधिक हानिकारक है, तो दोस्तों मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में अधिक हानिकारक, यस दोस्तों ये बिल्कुल सही देखने को मिलेगा। तो दोस्तों इसका आंसर क्या है, बी हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। तो क्योटो प्रोटोकॉल क्या है 2005 में लागू हुई, और मीथेन क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड से इसका जो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है वो हमें अधिक देखने को मिलेगा, राइट। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो बताना दोस्तों कौन सा रॉन्ग हमें देखने को मिलेगा। कार्टाजेना प्रोटोकॉल बायोसेफ्टी पे, स्टॉकहोम सम्मेलन अनवरत PP पे, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल यस, क्योटो प्रोटोकॉल जल संरक्षण। तो दोस्तों ये क्योटो प्रोटोकॉल क्या है दोस्तों, ये तो है जलवायु परिवर्तन पर, तो यही हमारा क्या दोस्तों गलत देखने को मिलेगा। और कार्टाजेना प्रोटोकॉल बायोसेफ्टी पर, तो ये हमें तीनों सही देखने को मिलेंगे, राइट। 1997 में विश्व पर्यावरण सम्मेलन आयोजित किया गया, ठीक है। और उसमें बोला गया कि विश्व पर्यावरण सम्मेलन क्या है 1997 में है, तो ये कहाँ किया गया था, तो दोस्तों ये हमें देखने को मिलेगा क्योटो में। तो क्योटो के अंदर दोस्तों विश्व पर्यावरण सम्मेलन आयोजित किया, सी क्योटो प्रोटोकॉल, क्योंकि दोस्तों 1992 रियो डी जेनेरियो तो 1992 में हो जाएगा, और न्यूयॉर्क हमें नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है, और ना ही नैरोबी। CDM के बारे में बताया जा रहा है कि दोस्तों क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म के बारे में कौन सा सही नहीं है, तो ये हरित गैस जो ग्रीन हाउस गैसेस है उनके उत्सर्जन पर नियंत्रण से संबंधित है, यस। यह ग्लोबल वार्मिंग को कम करने की बात करता है, यस। यह क्योटो प्रोटोकॉल ने सतत विकास के आकलन के लिए सुझाव दिया, यस। ये विकसित देशों को विकासशील देशों की परियोजनाओं को पूंजी लगाने का निषेध करता है, गलत बात है दोस्तों, ये निषेध नहीं करता, बल्कि ये तो बोलता है कि भाई आपको विकासशील देशों के अंदर पूंजी लगानी पड़ेगी, तो ये निषेध बोलकर दोस्तों गलत
तो ये आंसर हमारा डी देखने को मिलेगा, राइट। क्या तो हमारा उत्तर क्या दोस्तों, डी देखने को मिलेगा। अब ये सी क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म क्या है दोस्तों, ये क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत हमें यूएनएफ ट्रिपल सी के तत्वाधान में हमें देखने को मिलेगा। इसके माध्यम से क्या है दोस्तों, जितने भी अमीर देश हैं वे क्या है परियोजनाओं का संचालन करेंगे विकासशील देशों में, ताकि उनका कार्बन उत्सर्जन कम हो और इसके एवज में वे कार्बन क्रेडिट प्राप्त करेंगे, ठीक है। और फिर इस कार्बन क्रेडिट का क्या दोस्तों ग्लोबल मार्केट में ट्रेड किया जा सकता है। ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस क्या दोस्तों, ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल क्या है, तो ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल क्या है, ये सरकार एवं व्यवसाय को नेतृत्व देने वाले व्यक्तियों के लिए ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को समझने के लिए, परिणाम निर्धारित करने के लिए एवं प्रबंधन हेतु एक अंतर्राष्ट्रीय लेखाकरण साधन है। तो यस दोस्तों, ये हमें पहले ही आंसर सही देखने को मिला, लेकिन बाकी भी पढ़ेंगे। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने और पारितंत्र के अनुकूल प्रौद्योगिकी को अपनाने एवं उनके विकासशील देशों को वित्तीय प्रोत्साहन देने की संयुक्त राष्ट्र की एक पहल है। तो दोस्तों ये संयुक्त राष्ट्र की पहल नहीं है, इसमें हमारा यूएनएफ ट्रिपल सी भी बोलता तो समझ में आता, लेकिन संयुक्त राष्ट्र की पहल हमें नहीं देखने को मिल रही है। यह वर्ष 2000 तक ग्रीन हाउस गैस को एक विनिर्दिष्ट स्तर तक कम लाने की बात करता है संयुक्त राष्ट्र सभी सदस्यों के द्वारा। तो दोस्तों जब भी बोला जाएगा सभी, तो ये सभी गलत हो जाएगा, ठीक है। और यह विश्व बैंक के द्वारा वित्त पोषित रेड प्लस पहलों में से है, तो ये भी गलत देखने को मिलेगा, ठीक है। तो पहला दोस्तों हमारा सही था, राइट। तो ये दोस्तों क्या है, ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल क्या है, हमारा वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट मतलब WRI और वर्ल्ड बिजनेस काउंसिल ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट इसके द्वारा बनाया गया, ठीक है। ये सरकार एवं व्यवसाय को क्या दोस्तों नेतृत्व प्रदान करता है और बताता है कि किस तरह से ग्रीन हाउस गैसेस को समझना है, उसका परिमाण देखना है और साथ ही प्रबंधन कैसे करना है, उसके लिए एक अंतर्राष्ट्रीय लेखाकरण साधन के रूप में हमें देखने को मिलेगा। क्योटो प्रोटोकॉल सन 2005 से प्रभावी हुआ, तो यस बिल्कुल सही है। क्योटो प्रोटोकॉल निम्नलिखित रूप में से ग्रीन हाउस गैसों के निकाय को कम करने से संबंधित है। दोस्तों इसमें बोला जा रहा है कि जो ग्रीन हाउस गैसें हैं उनके निकास को कम करने की बात करता है, तो यस ये भी सही है। मीथेन की तुलना में क्या दोस्तों, ये बोल रहा है कि जो मीथेन की तुलना में कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस के रूप में 5 गुना अधिक है। तो दोस्तों ये बोल रहा है कि मीथेन की तुलना में कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस की तुलना में 5 गुना अधिक प्रभावित है। दोस्तों गलत बात है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसका जो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है वो मीथेन से कम है। तो दोस्तों हमारा तीसरा गलत देखने को मिलेगा, तो तीसरा गलत यहाँ पर है। इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 और 2। तो ये 1 और 2 हमारा करेक्ट देखने को मिलेगा। CO2 उत्सर्जन एवं भूमंडलीय तापन के संदर्भ में बताना है। यूएनएफ ट्रिपल सी के अंतर्गत उस बाजार संचालित युक्ति का नाम बताना है जो विकासशील देशों को विकसित देशों से निधियां प्रोत्साहन उपलब्ध कराती है ताकि वे अच्छी प्रौद्योगिकी अपनाकर ग्रीन हाउस गैस को उत्सर्जन को कम करना है। तो ये ग्रीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, कार्बन क्रेडिट रेटिंग, कार्बन फुटप्रिंट, स्वच्छ विकास युक्ति। तो दोस्तों ये हमारा ये देखने को मिलेगा क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। क्या दोस्तों, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, ये हमारा सी आंसर देखने को मिलेगा, राइट। तो क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म हमारा आंसर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों कार्बन क्रेडिट के बारे में। जो कार्बन क्रेडिट के बारे में बताना है कि स्वच्छ विकास युक्ति, क्लीन कार्बन क्रेडिट एंड क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, ये क्योटो प्रोटोकॉल, क्योटो नवाचार युक्तियों में से एक है। तो सही बात है, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म के अंतर्गत क्रियान्वित होने वाली परियोजना केवल एनेक्स 1 से संबंधित है। तो दोस्तों ये बात भी बिल्कुल सही है कि जो CMD जो केवल एनेक्स 1 के देशों को ही देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये बात भी क्या है हमारा सही नहीं है दोस्तों। पहली संबंधित की बात कर रहा था दोस्तों, ये बात भी बिल्कुल गलत देखने को मिलेगी कि इसे बोला जा रहा है कि क्या दोस्तों केवल जब भी लगा दिया जाएगा तो वो उसके रॉन्ग होने के चांसेस हमें देखने को मिलता है UPSC में, लेकिन केवल एनेक्स 1 और एनेक्स 2 के दोस्त देखने को मिलेंगे दोस्तों, ठीक है। तो ये हमारा एनेक्स 1 सिर्फ एनेक्स 1 की बात नहीं करता है, ठीक है। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, ठीक है, इसके बारे में बात करना कि UNEP के द्वारा समर्थित कॉमन कार्बन मेट्रिक किसके लिए विकसित किया गया है। तो कॉमन कार्बन मैट्रिक्स की बात किया है दोस्तों कि जो कॉमन कार्बन मैट्रिक्स है ये किसके लिए विकसित किया गया। तो ये संपूर्ण विश्व में निर्माण कार्यों के कार्बन पदचिह्न का आकलन करना है, कार्बन उत्सर्जन व्यापार में विश्व भर की वाणिज्यिक कृषि। दोस्तों वाणिज्यिक कृषि का कही सके तो कोई लिंक हमें नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। सरकारों को अपने आदेशों के संबंध में कार्बन पदचिह्न के आकलन हेतु किसी समय
किसी समय यूनिट में विश्व जीवाश्म ईंधनों का उपयोग करने हेतु समग्र पदचिन्ह, तो किसी टाइम में विश्व में जीवाश्म ईंधनों के उपयोग करने हेतु, तो ये क्या है दोस्तों, हमें देखने को मिलेगा कार्बन मेट्रिक। तो सारे डी हमें सही देखने को मिला, लेकिन इसका आंसर क्या दोस्तों, बी है। इसे बुला रहा है सॉरी दोस्तों, संपूर्ण विश्व में निर्माण कार्यों का कार्बन पदचिन्ह का आकलन करना है। जो दोस्तों कॉमन कॉमन कार्बन मेट्रिक का संबंध क्या है दोस्तों, पूरे विश्व में निर्माण कार्य, मतलब जो तो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी जो हो रही है दोस्तों, उससे कार्बन पदचिन्ह का आकलन करना इसका उद्देश्य है। किसका, कार्बन कॉमन कार्बन मेट्रिक्स। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया 2021 में। दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया ब्लू कार्बन क्या है, तो ब्लू कार्बन बताना दोस्तों, ये हमें क्या देखने को मिलेगा। ब्लू कार्बन दोस्तों जहाँ पर भी वाटर होगा वहाँ से संबंधित देखने को मिलेगा। इसमें बताया रहा है कि ये महासागर और तटीय पारिस्थितिकी तंत्रों के द्वारा प्रगहित कार्बन, तो दोस्तों महासागरों के द्वारा और तटीय पारिस्थितिकी तंत्रों के द्वारा जो कार्बन है उससे संबंधित देखने को मिलेगा ब्लू कार्बन। तो यस हमारा सही देखने को मिलेगा ब्लू कार्बन फर्स्ट। अब दोस्तों इनको मैच करना है, ठीक है। पहले से तो NX1 के देश कार्टाजेना प्रोटोकॉल, तो दोस्तों गलत बात है। कार्टाजेना प्रोटोकॉल से हमें ये तो बायोसेफ्टी पर हमें देखने को मिलेगा। सर्टिफाइड इमिशन रिडक्शन नगोया प्रोटोकॉल, तो ये भी हमें गलत देखने को मिलेगा। एंड तीसरा बोला जा रहा है दोस्तों स्वच्छ विकास क्रियाविधि क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म क्योटो प्रोटोकॉल, तो यस दोस्तों ये बिल्कुल सही बोला जा रहा है। तो दोस्तों हमारा ओनली 3 आंसर सही होगा। तो दोस्तों ओनली केवल एक। तो दोस्तों देखा हमने कि इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से रिलेटेड हमारे कभी भी ऑल करेक्ट हमें नहीं देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया यूपीएससी में, ठीक है। दोस्तों कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध है बायोसेफ्टी से, ठीक है। तो जैव सुरक्षा से संबंधित हमें देखने को मिलेगा कार्टाजेना प्रोटोकॉल। मानव गतिविधियों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष आलंबन प्रदान करने हेतु ग्रीन हाउस गैसों की तुलना की मात्रा को कहते हैं। तो दोस्तों इसमें बताया गया है, इसको बोलते हैं कार्बन पदचिन्ह। तो क्या दोस्तों, जो मानव गतिविधियों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रदान करने के लिए जो ग्रीन हाउस गैसेस की जो कुल मात्रा है उसको बोलते हैं कार्बन फुटप्रिंट, राइट। अब दोस्तों कार्बन क्रेडिट के बारे में बताना कौन सा सही नहीं है, मतलब कौन सा रॉन्ग है ये बताना है। कार्बन क्रेडिट प्रणाली क्योटो प्रोटोकॉल से संबंधित हमें देखने को मिलेगी। तो यस दोस्तों क्योटो प्रोटोकॉल कार्बन क्रेडिट, यस। कार्बन क्रेडिट उन देशों या समूहों को प्रदत्त की जाती है जो ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन घटाकर उसे उसे उत्सर्जन अभ्यास के नीचे ला चुके हैं। तो दोस्तों इसको ऊपर थोड़ी होल्ड लगाते हैं हम कि क्या ये हो सकती है। कार्बन क्रेडिट का लक्ष्य कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में हो रही वृद्धि पर अंकुश लगाना, ये बात भी सही है। कार्बन क्रेडिट का क्रय विक्रय संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एनवायरनमेंट कार्यक्रम के द्वारा समय समय पर नियत मूल्यों के आधार पर किया जाता है। तो दोस्तों ये हमें गलत देखने को मिलेगा। तो कार्बन क्रेडिट के द्वारा हमें क्या दोस्तों, इसका यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का कोई रोल हमें नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। ये एक UNFCCC फ्रेमवर्क के रूप में हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। तो क्योटो प्रोटोकॉल के तहत पर्यावरण में कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने के लिए कार्बन क्रेडिट की प्रणाली लागू की गई है। इस प्रणाली के तहत दोस्तों किसी भी देश में उपलब्ध उद्योगों के अनुसार देश के द्वारा किए जाने वाले अधिकतम कार्बन का जो उत्सर्जन हो रहा है उसका निर्धारण किया जाता है, ठीक है। किसी देश या समूह को उसके निर्धारित अधिकतम कार्बन उत्सर्जनों में से किसी प्रति मीट्रिक टन को कटौती करने पर जो एक कार्बन क्रेडिट प्राप्त किया जाता है। तो दोस्तों इसमें बताया जा रहा है कि एक कार्बन क्रेडिट कैसे प्राप्त करोगे, उसके लिए आपको 1 मीट्रिक टन की कटौती करनी पड़ेगी कार्बन उत्सर्जन में। यदि आप कार्बन उत्सर्जन में 1 मीट्रिक टन कार्बन की कटौती करते हो तब आपको 1 क्रेडिट कार्बन प्रदान किया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कार्बन क्रेडिट का क्रय विक्रय किया जाएगा, ठीक है। तो ये कहाँ दोस्तों, इंटरनेशनल मार्केट में कार्बन क्रेडिट का क्रय विक्रय किया जाएगा, राइट। कार्बन क्रेडिट का दृष्टिकोण इनमें से किससे शुरू हुआ। तो दोस्तों बताना है कि जो कार्बन क्रेडिट का दृष्टिकोण इनमें से किससे शुरू हुआ। तो ये कार्बन क्रेडिट दोस्तों हमें क्योटो प्रोटोकॉल से आती हुई देखने को मिलेगी, राइट। बायो कार्बन फंड इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, दोस्तों इसमें बताया जा रहा है कि जो बायो कार्बन फंड इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। बायो कार्बन फंड बना है, इनिशिएटिव है फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप। तो ये कौन करता है। सो दोस्तों इसमें इतने सारे है, तो एशिया विकास बैंक,
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तो इसका काम करेगी नहीं, और एशियन डेवलपमेंट बैंक भी ऐसा काम नहीं करेगी। अब ये दो में से दोस्तों कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन इसका आंसर क्या दोस्तों, विश्व बैंक। इसका आंसर क्या है, विश्व बैंक हमें देखने को मिलेगा। और ये क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों यूपीएससी 2015 में। वन कार्बन भागीदारी मतलब फॉरेस्ट कार्बन पार्टनरशिप फैसिलिटी, ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट है कि जो फॉरेस्ट कार्बन पार्टनरशिप फैसिलिटी, इसके संदर्भ में हमको सही बताना है। यह सरकारों, व्यवसायों, नागरिक समाज और अन्य देसी जनों में इंडिजीनियस की एक वैश्विक भागीदारी देखने को मिलेगी। तो इसके अंदर बताया जा रहा है कि इसके अंदर हमें वैश्विक भागीदारी देखने को मिलेगी। वह धारणीय मतलब सस्टेनेबल वन प्रबंधन और पर्यावरण अनुकूलन, इको फ्रेंडली जलवायु अनुकूलन, क्लाइमेट एडेप्टेशन टेक्नोलॉजी के विकास के लिए वैज्ञानिक वानिकी अनुसंधान में लगे विश्वविद्यालय, विशेष इंडिविजुअल वैज्ञानिकों, संस्थाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करती थी। दोस्तों इतना बड़ा स्टेटमेंट ये हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। यह देशों को उनके वन उन्मूलन और निम्नीकरण को कम करने रेट के प्रयासों को वित्तीय तकनीकी सहायता में मदद करी। तो दोस्तों ये इस तरह के क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा उलझाव होता है, तो इस तरह के क्वेश्चन को क्या है, हमेशा स्किप करना चाहिए एग्जामिनेशन हॉल में। तो इसका आंसर क्या है दोस्तों, सी हमें आंसर देखने को मिल रहा है। ओनली 1 और 3 सही देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों मैं एक बार वीडियो को पॉज कर लीजिएगा पूरा पढ़ने के लिए, उसका आंसर देने के लिए। तो इस तरह के क्वेश्चन को दोस्तों मैं छोड़ना प्रेफर करता हूँ एग्जामिनेशन हॉल में। तो ठीक है दोस्तों, इसका फर्स्ट एंड थर्ड आंसर ही हमें सही देखने को मिल रहा है। और वैसे भी अब इसके ऊपर दोस्तों क्वेश्चन आएगा नहीं। भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन संधि, दोस्तों इसमें बोला था क्लाइमेट चेंज अलायंस, तो ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस के बारे में हमें बताना है। यह यूरोपीय संघ की पहल है। इसका लक्ष्य क्या है कि विकासशील देशों को उनकी विकास नीतियों और उनके बजटों में जलवायु परिवर्तन के एकीकरण हेतु तकनीकी में वित्तीय सहायता करना। इसका समन्वय वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट और विश्व व्यापार परिषद के द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों इसमें क्या है, इसके अंदर दो चीज़ बता दी गई। एक तो ये भी बता दिया, या तो ये संगठन हो सकता है, या तो ये संगठन हो सकता है। इसका मतलब दोस्तों कि दो में से एक हमें सही मिलेगा। इसका मतलब दोस्तों कि ऑल करेक्ट हम कर नहीं सकते, ठीक है। इसका लक्ष्य, तो ये दोस्तों एक जनरल चीज़ हमें देखने को मिल रही है, तो जनरल चीज़ हमेशा सही होती है, तो ये हमें सही देखने को मिल सकता है। अब तीसरा दोस्तों ये, अब हम तुक्का लगा सकते हैं यहाँ पर कि या तो ये गलत होगा या तो वो, तो ये हमें गलत देखने को मिलेगा। तो 1 और 2 इसका आंसर हो सकता है, ठीक है, 1 और 2। तो इसका आंसर क्या है दोस्तों, यूपीएससी 17 क्वेश्चन है कि 1 और 2 हमें इसका आंसर देखने को मिलेगा। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व बैंक का पहला देश है जिसने भूमंडलीय तापन के लिए कार्बन टैक्स लगाया है। तो कार्बन टैक्स लगाने का प्रस्ताव दोस्तों किसने, न्यूजीलैंड ने रखा था। तो आंसर क्या दोस्तों, कार्बन टैक्स का जो प्रस्ताव किसने रखा था, न्यूजीलैंड ने रखा था। निम्नलिखित में से किस देश ने ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कमी हेतु 2019 में कार्बन टैक्स लगाने की घोषणा की। तो ये दोस्तों सिंगापुर ने एक घोषणा की थी कि 2019 में वह कार्बन टैक्स लगाएगा। गहरी कार्बन वेधशाला, इसके बारे में बताना दोस्तों कि जो डीप ओशन हमारी जो है उसके अंदर जो वेधशाला ऑब्जर्वेटरी है उसके संबंध में बताना है कि डीप ओशन या डीप कार्बन ऑब्जर्वेटरी है, इसके बारे में बताना। ये वैश्विक अनुसंधान कार्यक्रम की पृथ्वी पर कार्बन की भूमिका आगे बढ़ाने के लिए है। यह गहरी माइक्रोबियल पारिस्थितिकी तंत्र के क्षेत्र, यह क्या दोस्तों, गहरी माइक्रोबियल पारिस्थितिकी तंत्र के क्षेत्रीय अवलोकन के लिए। तो दोस्तों ये क्या दोस्तों, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, इसके बारे में हमने ये पढ़ा होता है तो ही इसका आंसर हमें देखने को मिलेगा। तो इसका आंसर क्या है दोस्तों, इसका आंसर हमें दोनों ही देखने को मिलेगा। क्या है कि यह वैश्विक अनुसंधान कार्यक्रम है पृथ्वी पर कार्बन की भूमिका को आगे बढ़ाने के लिए। तो ये आंसर हमें दोस्तों ए एंड बी दोनों देखने को मिलेगा। और ये क्वेश्चन उत्तर प्रदेश पीसीएस में पूछा गया था। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों जलवायु परिवर्तन के परिप्रेक्ष्य में भारत की कार्य योजना। तो दोस्तों अब जलवायु परिवर्तन के लिए भारत क्या कदम उठा रहा है, इससे संबंधित हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। सो अब बात करेंगे दोस्तों, तो दोस्तों हमको ये याद रखना कि जो नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज है, इसके अंतर्गत दोस्तों हमें 8 राष्ट्रीय परियोजना देखने को मिलेगी। तो ये याद रखना चाहिए दोस्तों, हमें ये इंपॉर्टेंट चीज़ हमें देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये राष्ट्रीय सौर मिशन, ठीक है, फिर नेशनल मिशन फॉर इनहेंस्ड एनर्जी इफिशियंसी, फिर नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट, नेशनल मिशन ऑन वाटर, ठीक है, नेशनल वाटर मिशन, फिर है
नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालय इकोसिस्टम, फिर नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया, क्या दोस्तों नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया, फिर हरित राष्ट्रीय, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड नेशनल मिशन ऑन स्ट्रेटेजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज। ये दोस्तों हमें देखने को मिलेंगे भारत के कुछ पहले, ठीक है। तो दोस्तों भारत ने क्या नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज करा है, ठीक है। भारत ने हरित भारत राष्ट्रीय मिशन भी लॉन्च किया, ग्रीन इंडिया मिशन भी लॉन्च किया, ठीक है। 2015 में ग्रीन इंडिया मिशन लॉन्च किया, ठीक है। उसके बाद दोस्तों, तो दोस्तों आज के वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। अगले वीडियो में देखेंगे कि भारत ने क्या क्या किया है क्लाइमेट चेंज के लिए। तब तक के लिए दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।